तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि चैप्टर 2 है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, इसके ऑलरेडी 8 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जो कि अराउंड 15 14 या 10 मिनट्स के हैं। तो उसमें टॉपिक जो इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो कवर हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए उसको जाके। और इस लेक्चर से हम समझेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है। ये राइट जो है वो बेसिकली जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, इंडिया के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है। उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए राइट्स बनाई गई हैं, और साथ में जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करती है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो अब समझते हैं इसमें क्या लिखा है। इंडियन सोसाइटी नॉट मेड अप ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी, इट हैज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी। देखो, इंडियन सोसाइटी जो है वो मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। मतलब कि वी आर नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन रिलीजन, वन लैंग्वेज और वन कल्चर। मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में कि एक कम्युनिटी ग्रुप है, एक ही रिलीजन फॉलो करा जा रहा है, एक ही कल्चर, एक ही ट्रेडिशन फॉलो करा जा रहा है, या एक ही लैंग्वेज है। नहीं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। रिलीजन को लेके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर को, इनफैक्ट वेरियस लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। हम इंडिया को कह सकते हैं वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। ठीक है, जहाँ पे वास्ट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। बहुत टाइप के रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, बट देयर आर सम सोशल सेक्शंस विच आर स्मॉल इन नंबर कंपेयर टू सम अदर ग्रुप्स। का मतलब क्या है कि इतनी डाइवर्स कंट्री में वेरियस सोशल सेक्शंस हैं, कम्युनिटीज हैं, जो कि कम है नंबर्स में एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, और इन्हीं जो स्मॉल है नंबर्स में, जो सेक्शन स्मॉल है नंबर्स में, उनको हम माइनॉरिटीज कह रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को हम माइनॉरिटीज ग्रुप कह रहे हैं। ठीक है, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, इनका खुद का रिलीजन होता है, खुद की लैंग्वेज और कल्चर होता है, और ये खुद के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। क्योंकि नंबर में ये स्मॉल है, इसलिए हमेशा इन्हें डर लगा रहता है कि इनको डोमिनेट ना कर लिया जाए किसी और कल्चर, मेजॉरिटी ट्रेडिशन के द्वारा, या फिर इनको ये डर रहता है कि इनकी आइडेंटिटी जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, इनकी जो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, इनका जो अपनी एक एथनिसिटी है, वो डिसअपियर ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है इन राइट्स के थ्रू। आर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स डाइवर्सिटी इज आर स्ट्रेंथ। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि डाइवर्सिटी जनरली क्या होता है कि जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। तो बहुत सारी कंट्रीज इसको एज अ वीकनेस देखती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं कि डोमिनेंट रिलीजन को ही एक्सेप्ट करती हैं, और बोलती है सब लोग इसी को फॉलो करो। ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होता। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, ना कि हमारी वीकनेस है। इसीलिए therefore one of the fundamental right is the right of minorities to maintain their culture। इसीलिए minorities जो हैं वो बाकी ग्रुप्स के साथ को एग्जिस्ट कर सकें, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करते हुए उनको फंडामेंटल राइट दे दी है कि वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकती हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ये आपका आर्टिकल 29 और 30 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, बस वो ये आर्टिकल्स को ध्यान रखो। ऑल्दो जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपके आर्टिकल्स वन बाय वन नहीं दे रखे हैं। जो बच्चे 11th क्लास के हैं, आपको बस ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ ये ध्यान रखना है। आप उसको बस रेफरेंस के लिए ध्यान रखो कि 29 आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स को। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो जो नेक्स्ट हमें समझना है वो है कि हु आर माइनॉरिटीज। मतलब माइनॉरिटी ग्रुप्स आप कहते किसे हो, मतलब किन ग्रुप को आप बोलोगे कि ये माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। क्योंकि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको राइट्स, उनकी राइट्स को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, माइनॉरिटीज ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन। ऐसे ग्रुप, ऐसे मेंबर्स जो हैं उस ग्रुप के, जो कि कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन को शेयर कर रहे हैं, उनका सबका एक जैसा लैंग्वेज, एक जैसा रिलीजन है, इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री और इन अ कंट्री एज अ होल। मतलब कि ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ये हो सकता है कि कंट्री के किसी एक कोने में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्टली आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। या तो हो सकता है पूरी कंट्री में ही ये अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। कहीं साउथर्न स्टेट्स में हो गया, कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट्स, कहीं पे भी मिल सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है?
दे आर आउटनंबर बाय सम और अदर सोशल सेक्शन। थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये आउटनंबर हैं और सोशल सेक्शन से, मतलब कि हो सकता है कि जैसे आप देखोगे कि जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो नंबर्स में ज़्यादा है, ठीक है? जो आप देखोगे कि जो और रिलीजन हो गए, जैन रिलीजन हो गया, इन सबको फॉलो करने वाले नंबर्स में कम है, ठीक है? और वैसे मैंने रिलीजन के बेसिस पे बताया, बट ये लैंग्वेज और ट्रेडिशन के बेसिस पे भी होता है कि ये आउट नंबर होते हैं, मतलब नंबर में ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी सेक्शन होता है उनके, ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? सच कम्युनिटीज हैव अ कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन। इनकी खुद का कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट होता है, ठीक है? और इनके पास राइट है, दे हैव अ राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दिस। उनके पास राइट है कि वो इसको कंजर्व करके रख सके, उनको डेवलप कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर किसी कंट्री में डाइवर्सिटी है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए हमें माइनॉरिटीज को राइट्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो को एग्जिस्ट कर पाए बाकी सेक्शंस के साथ सोसाइटी के, ठीक है? उनको लेफ्ट आउट फील ना हो, ठीक है? नहीं तो ऐसा हो जाता है, कई बार क्या होता है, माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो आपका डिमांड करने लग जाता है कि हमें अलग स्टेट चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, ठीक है? आप इसका एग्जाम्पल समझो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है नागालैंड, वहाँ पे जो नागाज ग्रुप है वो आपका डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें ग्रेटर नागालैंड चाहिए, ठीक है? मतलब कि आप देखोगे कि नागालैंड और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इवन म्यांमार का कुछ एरिया वो डिमांड कर रहे हैं कि एक सेपरेट जो है ऑटोनॉमस रीजन हमें दे दो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें, अगर किसी कंट्री में जैसे कि इंडिया अगर डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे माइनॉरिटी के लिए राइट्स इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी यूनिटी भी इंश्योर हो पाएगी, ठीक है? ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि उनके पास अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज को कंजर्व और डेवलप करने की राइट है, और उसके बाद इनके पास कुछ एजुकेशनल राइट्स भी हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या बोल रहा है ये इसमें कि ऑल माइनॉरिटीज कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। Government will not, while granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the basis under the management of minority community। देखो, पहले फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझो कि जितने भी माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उनके पास राइट है कि वो खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? और उस एजुकेशन को प्रोवाइड करते हुए अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, ये उनको राइट दे दी गई है, ठीक है? और इसमें कहा गया है कि वो जो है अपने चिल्ड्रन को खुद ही पढ़ा सकते हैं, खुद की लैंग्वेज में, और खुद की वैल्यूज को जो है पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बताया गया है कि गवर्नमेंट जब भी कोई एड ग्रांट करेगी, वो फाइनेंशियल बेसिस पे हो सकती है, सोशल बेसिस पे हो सकती है। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी करेगी। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी को ही कर दिया उसने हेल्प, नहीं, गवर्नमेंट को जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एड प्रोवाइड करेगी, एड एक्सटेंड करेगी, तो उसको मेजॉरिटी, माइनॉरिटी दोनों ही इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करना है। यहाँ पे भी इक्वालिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमने समझा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो एक बार इस स्लाइड में जो भी है हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करते हैं कि कल्चरल और एजुकेशन राइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि सब लोग को एग्जिस्ट कर पाएँ। ये राइट जो है वो बेसिकली माइनॉरिटीज़ को राइट देता है। क्या राइट देता है? कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएँ, वो अपने खुद के स्कूल्स, कॉलेजेस और वी कैन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर पाएँ, और ये इंश्योर करती है ये राइट कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिस्क्रिमिनेट ना करे जाएँ, ठीक है? तो ये हमने समझा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में। नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल और प्रोटेक्टिव है, अ, क्योंकि ये जो बाकी और फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? ये एक शील्ड की तरह एक्ट करती है, जो कि हमारी बाकी सब जो फंडामेंटल राइट हमने पीछे पढ़ी, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब राइट को प्रोटेक्शन देती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये अपने आप में खुद ही एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा है कि दिस राइट gives a citizen the right to approach to High Court or the Supreme Court to get any fundamental rights restored in case of their violation। मतलब कि अगर कल को किसी सिटीजन को ये लगता है कि उसकी कोई फंडामेंटल राइट, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे वो राइट टू फ्रीडम हो, या कोई और अदर फंडामेंटल राइट हो, वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के द्वारा डिनाई करी जा रही है या उसका वॉयलेशन हुआ है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है या फिर हाई कोर्ट तक भी जा सकता है उस राइट को रिस्टोर करवाने के लिए, ठीक है? अब आपको ये समझना है कि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इतनी नेसेसरी क्यों है। देखो, आर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स
very impressive list of fundamental rights. But merely writing down is not enough. There should be a way to practice and defend against any attack. इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स तो दे रही फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उनको सिर्फ लिख देने से उनका यूज नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आपने बोला है कि राइट टू एजुकेशन इंश्योर करनी है, 14 ईयर्स तक के बच्चों के पास राइट टू एजुकेशन है, लेकिन सिर्फ उसको लिख देने से, अगर आप उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई लॉ नहीं बनाओगे, ठीक है, कोई आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स नहीं बनाओगे, स्कीम्स नहीं बनाओगे, तो वो राइट का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ लिख दिया है तो ऐसे नहीं मिल जाएगी, वो आपको उसको इन्फोर्स कराना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही एक वे है जिसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो किसी अटैक से। ठीक है, दिस राइट मीन्स टू अचीव दिस राइट कौन सा, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाली राइट है, ये राइट का पर्पस ही ये है कि ये सारी चीजों को अचीव कर पाए, बेसिकली प्रैक्टिस कर पाए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और डिफेंड कर पाए अगर उन पे अटैक हो रहा है तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है, अब देखो कि ये राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाली जो फंडामेंटल राइट है, ये जुडिशरी को कैसे एम्पावर्ड करती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, उनके पास ये पावर है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट आप इस पर्टिकुलर राइट को इन्फोर्स करवाओ, इस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाओ। ठीक है, और ध्यान रखना, जो कोर्ट ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को ही हम रिट्स कह रहे हैं। ठीक है, द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स, उन ऑर्डर्स को ही हम रिट्स कह रहे हैं। ठीक है, 5 टाइप के रिट्स हैं, या हम कह सकते हैं 5 टाइप के ऑर्डर्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं। क्यों इशू करते हैं, क्या पर्पस है, क्योंकि ये एक तरीके की डायरेक्टिव्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ, ही गवर्नमेंट ऑफ इस राइट फंडामेंटल राइट को, पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करो। ठीक है, इंप्लीमेंट करो, लागू करवाओ उन्हें। ठीक है, तो 5 कौन सी हमें रिट समझनी है। एक है हेबिसिस कर्पस, नेक्स्ट है मेंडमस, थर्ड प्रोहिबिटेशन, फोर्थ है शर्टियोरेरी, और फिफ्थ है को वारंटो। ठीक है, अभी इसको आपकी बुक में भी ये दे रखा है और वहीं से मैंने जो टेक्स्ट है उठाया है। ठीक है, वहीं से मैंने टेक्स्ट उठाया है और इसी में हमें समझना है कि एक एक वन बाय वन समझते हैं कि क्या टाइप्स के रिट्स हमें प्रोवाइड करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उनका मतलब क्या है। देखो, तो हम सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट रिट है हेबिसिस कर्पस। इसका मतलब क्या होता है कि अ रिट ऑफ हेबिसिस कर्पस मींस दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner or ground of arrest are not lawful or satisfactory. सिंपल भाषा में समझो, हेबिसिस कर्पस वाली रिट ये कह रही है कि कोर्ट जो है ये ऑर्डर देता है कि जिस भी पर्सन को आपने अरेस्ट करा है, उस पर्सन को आप हमारे सामने प्रेजेंट करो, अरेस्टेड पर्सन को, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं वो अरेस्ट रॉन्गफुली तो नहीं हुआ, कहीं वो अनलॉफुल तो नहीं है। अगर आपने उसको गलत तरीके से अरेस्ट, गलत रीजन पे अरेस्ट करा है, तो हम उसको फ्री कर देंगे, हम उसे रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो इस हेबिसिस कर्पस वाली रिट का मतलब ये होता है कि अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करो, क्योंकि हमें उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देखना है कि लॉफुल हुआ है, सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिट आती है वो है मेंडमस। मेंडमस वर्ड का मतलब होता है कमांड। कमांड यहाँ पे कौन दे रहा है, कोर्ट जो है कमांड दे रही है, किसको, जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट अथॉरिटी है। देखो, दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual। मतलब कि मेंडमस वाली जो रिट है वो ये बताना चाह रही है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, किसी की राइट्स का वॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो मेंडमस में कमांड दी जा रही है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिटेशन। देखो, प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है कि दिस रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकता है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। प्रोहिबिटेशन का मतलब ये होता है कि ये रिट्स जो है बेसिकली जो हायर कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो अपने नीचे वाले लोअर कोर्ट्स को ये स्टॉप कर सकते हैं बोलते हुए कि ये आपने जो केस कंसिडर करा है वो आपकी जुरिडिक्शन से बाहर है। मतलब कि हो सकता है कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठा है वो आपका स्टेट कोर्ट में जो केस जाना था उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके आ गया और उसको फिर सुनवाई बैठ रही है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के मैटर्स को सुलझाएगा, ठीक है, देखेगा, जजमेंट पास करेगा, और जो स्टेट का कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट जो है स्टेट का कोर्ट होता है, ठीक है, तो वो स्टेट के मैटर्स को देखेगा ओवरऑल।
ठीक है। तो इसलिए प्रोहिबिटेशन, सिंपल समझो, प्रोहिबिटेशन के अंदर जो हायर कोर्ट्स होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो लोअर कोर्ट को स्टॉप करते हैं कि वो अपनी पावर से आगे जाके सुनवाई ना करें, आप में अपने जुरिडिक्शन के अंदर ही काम करें। ठीक है, ये होता है प्रोहिबिटेशन। ठीक है, प्रोहिबिटेशन के बाद पहले सर्टियोरेरी समझो, फिर आपको को वारंटो समझाते हैं। देखो, सर्टियोरेरी का मतलब क्या होता है? सर्टियोरेरी रिट के अंदर, अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग to transfer a matter pending before it to the higher authority or the court। देखो, सिंपल भाषा में समझो कि सर्टियोरेरी में क्या होता है कि जो कोर्ट है वो आपका जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है, जैसे मान लो हाई कोर्ट है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है, ठीक है, और वो उसकी जुरिडिक्शन से बाहर था, तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है हाई कोर्ट जो है, और बोल सकता है कि आपका वो केस जो है वो हमारे पास आना चाहिए था, वो अपने पास मंगवा लेता उस केस को। सर्टियोरेरी। तो आप देखोगे प्रोहिबिटेशन क्या है, प्रोहिबिटेशन और सर्टियोरेरी में कंफ्यूज मत होना। प्रोहिबिटेशन में अभी कोर्ट, लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास नहीं करी है, जजमेंट पास करने से पहले, मतलब ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रिवेंट कर दिया, पहले ही होने से पहले प्रिवेंट कर दिया हायर कोर्ट ने कि भाई आपके जुरिडिक्शन का बाहर है, आप इसमें जजमेंट मत दो। सर्टियोरेरी में जजमेंट दे चुका है लोअर कोर्ट, और तब हायर कोर्ट बोल रहे हैं कि भाई रॉन्ग है, आपकी जुरिडिक्शन से बाहर था, आप हमारे पास ये केस ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये हमारे जुरिडिक्शन में आता है, हायर कोर्ट्स कह रहे हैं। ठीक है, सर्टियोरेरी का मतलब समझ आया। उसके बाद है को वारंटो। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, it issued the writ to of quo warranto and restricted that person from acting as an office holder। quo warranto वाली जो writ है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। लेट से एक पर्सन है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की पोजीशन पे बिठाया गया है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स वाइस चांसलर की पोस्ट पे वही बैठ सकता है जिसने 10 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट कर रखा हो और पीएचडी कर रखा हो। ठीक है, लेकिन उस पर्सन जो वाइस चांसलर की पोजीशन पे बैठा है उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब अगर किसी सिटीजन को या किसी स्टूडेंट को पता चलता है कि इस बारे में कि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी उसको वाइस चांसलर की पोस्ट पे बैठा दिया गया है, तो वो सिटीजन जो है, अगर उस सिटीजन को किसी तरीके से पर्सनली इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो सिटीजन जो है हाई कोर्ट जा सकता है और इस ये रिट फाइल कर सकता है को वारंटो की। उस केस में क्या होगा, कोर्ट आएगा, कोर्ट जो जज है हाई कोर्ट का, वो पूछेगा जो वाइस चांसलर है, जिस पर्सन को वाइस चांसलर की पोस्ट पे बैठाया हुआ है, उससे कि किस अथॉरिटी से, किस क्वालिफिकेशन से आप ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो। ठीक है, और अगर वो पर्सन वाइस चांसलर की जो पोस्ट पे बैठा है, अगर वो पर्सन अपनी क्वालिफिकेशंस को, ठीक है, अपने अपॉइंटमेंट को लीगल तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया, तो कोर्ट के पास ये रिट को इशू करते हुए, को वारंटो की रिट को इशू करते हुए ये राइट है कि वो उस पर्सन को उसके पोस्ट से हटा दे। ठीक है, ये बेसिकली जो को वारंटो वाली रिट है, इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि ये रिट ये इंश्योर करती है कि कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिक ऑफिस जो होते हैं उनको इलीगली बिना किसी क्वालिफिकेशन के ऑक्यूपाई ना कर पाए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, जैसे वो वाइस चांसलर ऑफिस होल्ड कर रहे थे लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो एंटाइटल नहीं थे। ठीक है, तो वो जो है को वारंटो की रिट को इशू करते हुए रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उस पर्सन को उस ऑफिस को होल्ड करने से। ठीक है, तो ये रिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिटेशन, को वारंटो और सर्टियोरेरी। ठीक है, तो एक बार आपको समझना आए तो थोड़ा सा बैक करके वापस देखिएगा, एक एक करके समझिएगा, और इनको आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा। ऑल्दो मैंने आपकी जो इमेज है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये वाली जो रिट्स है मैंने आपकी बुक से ही उठाई है। ठीक है, तो रिट समझ आया। तो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाली राइट का। देखो, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये ऐसी राइट है जो कि बाकी अदर फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव बनाती है, रियल बनाती है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ देती है हम सिटीजन्स को कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट वॉलेट होती है तो हम उस इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड कर पाएँ। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जिनको ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसका चेयरमैन कहा जाता है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा, वो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है कि बाकी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए इस राइट को तो डालना ज़रूरी ही था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सिर्फ राइट्स का होना इनफ नहीं है, देयर शुड बी अ वे टू प्रोटेक्ट देम इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यही इंश्योर करती है, और कोर्ट को भी पावर दे रखी है कि वो रिट्स के थ्रू, रिट्स को इशू करते हुए इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, इंश्योर कर सकती है कि हर सिटीजन को ये राइट मिले। ठीक है,
हो कि जुडिशरी के अलावा और कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कि हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। देखो, अदर मैकेनिज्म हैव बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। उसमें कौन कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं? पहला, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, इट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। जैसे कि ये कमीशन क्या करता है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि उनकी आइडेंटिटी जो है, कल्चर जो है, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। नेक्स्ट कमीशन कौन सा है? नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। देखो, वुमेन को ये क्या करता है, जो वुमेन की राइट्स हैं, जैसे वुमेन ये कौन से इशू से डील करता है, जैसे कि जो वॉयलेंस से रिलेटेड इशू है, वुमेन के अगेंस्ट जो वॉयलेंस हो रहा है, ठीक है, वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट होता है, अ, या फिर जो इनइक्वालिटी वुमेन को फेस करनी पड़ती है, तो ये इन इश्यूज के बेसिस पे जो है लॉज में भी चेंजेस की रिकमेंडेशन देता है और रेज करता है अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट है ये प्रोटेक्ट करता है एस टी और जो दलित्स की राइट्स होती है उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है ये। ये बेसिकली एड्रेस करता है जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी थी शेड्यूल कास्ट को या दलित को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है या अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस करी जाती है, इन इश्यूज को ये मॉनिटर करता है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल राइट। और ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को मॉनिटर करता है कि गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम्स लेके आ रहा है एससीज के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल जो अदर फंडामेंटल राइट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपकी बुक में भी ये बॉक्स दिया हुआ है, इससे समझो। The real test of the rights given by any constitution is in their actual implementation। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिख देने से आपको राइट्स का यूजफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट ना कर दो। द पुअर, इलिटरेट एंड द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। तो जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, जो पुअर सेक्शंस है सोसाइटी के या जो इलिटरेट डिप्राइव सेक्शंस है, उनको भी पता रहना चाहिए उनकी राइट्स के बारे में, तभी वो उसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। पर उन्हें बताएगा कौन? उनको उन तक ये अवेयरनेस कौन पहुंचाएगा? तो कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स पीयूडीआर, ठीक है, दे हैव बीन क्रिएट वर्किंग एज वॉचडॉग्स अगेंस्ट द वॉल्यूशन ऑफ राइट्स। तो ये जो है, ये कुछ यूनियंस बनाई गई हैं जो कि इन पर्सन जो इलिटरेट, पुअर या डिप्राइव सेक्शंस हैं, इनके अगर राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो वो इनको देखती हैं, एज अ वॉचडॉग काम करती हैं। और इन दिस बैकग्राउंड, और इसी के बैकग्राउंड में, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश इन 1993 एन इंस्टीट्यूशन, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट समझते हुए कि हाँ, लोगों तक राइट्स नहीं पहुंच पा रही हैं, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का गठन करा जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। 1993 में एनएचआरसी इज कंपोज ऑफ, अब कंपोजिशन बता रही है एनएचआरसी की। एनएचआरसी जो है वो कंपोज ऑफ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट of India, a former judge of the Supreme Court, a former chief justice of a high court, and the two other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights, ठीक है, in matters relating to human rights। तो इसमें कंपोजिशन बताते हुए कहा गया है कि इसमें चीफ जस्टिस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उन्होंने देखा है कि क्या इश्यूज उनके सामने आए हैं, कैसे वायलेशन होता है राइट्स का, तो वो इन इशूज से अच्छे से डील कर पाएंगे, इसलिए उनको इस बॉडी में एज अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये सब बनाया गया है, ठीक है। द कमीशन फंक्शंस इंक्लूड इंक्वायरी। अब कमीशन के फंक्शन बताएगी, एनएचआरसी के फंक्शन क्या है? Include inquiry at its own initiative or on a petition presented to it by a victim इनटू कंप्लेंट ऑफ वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब ये है कि इस कमीशन, एनएचआरसी का पहला फंक्शन ये है कि ये इंक्वायरी बिठाता है, ठीक है, ये देखता है कि कहाँ पे राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करता है, या तो वो खुद ही उसको ऐसा दिखता है न्यूज़ के थ्रू, या कहीं उसने देखा, उसने ऑब्जर्व करा कि वॉल्यूशन हुआ है, तब वो इनिशिएटिव स्टार्ट करता है, या फिर इंक्वायरी का, या फिर कोई पर्सन उसके पास आता है और कहता है कि वो विक्टिम है और राइट्स के वॉल्यूशन का, और कंप्लेंट फाइल करता है, तो भी वो आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है एनएचआरसी, ठीक है। विजिट टू जेल्स टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, अंडरटेकिंग एंड प्रोमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को इतना एक्सटेंसिवली ये आपका देखता है कि ये जो है जेल में भी जाता है, ठीक है, जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो इनमेट्स हैं, उनकी कंडीशंस देखता है कि उनको ढंग से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब कि ह्यूमन राइट्स के फील्ड में बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करता है, ठीक है, रिसर्च को प्रमोट करता है।
द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट्स इन थाउजेंड्स एवरी ईयर, बहुत सारे नंबर्स में कंप्लेंट्स आती हैं इस कमीशन के पास। दिस रिलेट टू कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप, ठीक है, डिसअपीयरेंसेस, पुलिस एक्सेसेस, फेलियर इन टेकिंग एक्शन, इंडिग्निटी टू वुमेन एटसेट्रा। मतलब कि इसके पास टाइप्स ऑफ केसेस आते हैं जिसमें कि कस्टोडियल डेथ, जैसे कस्टडी में रखा गया फिर डेथ हो गई, ठीक है, कस्टोडियल रेप, कस्टडी में रखते हुए उस लड़की वुमेन का रेप हुआ, ठीक है, डिसअपीयरेंस, किडनैपिंग, ठीक है, पुलिस एक्सेसेस, ठीक है, पुलिस कुछ अपने उसे अपने जुरिडिक्शन से जाके बाहर चीज़ों को कर रही है, ठीक है। उसके बाद वुमेन को जो इश्यू फेस करने पड़ रहे हैं उसमें पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है। तो इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज़ बीन ऑन डिसअपीयर्ड यूथ इन पंजाब एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात राइट केसेस वेयर इट्स इंटरवेंशन प्रूव इफेक्टिव। मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे ये बॉडी का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ है एनएचआरसी का। कि एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन जो इसका रहा है वो है जो इन्वेस्टिगेशन इसने करा था जब कुछ बच्चे जो हैं वो आपका पंजाब में डिसअपियर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जो गुजरात राइट हुआ था, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो गुजरात राइट्स केसेस हुए थे वहाँ पे इसका इंटरवेंशन इफेक्टिव प्रूफ हुआ, ठीक है। तो कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का पावर नहीं, मतलब कि कमीशन के पास खुद पनिशमेंट देने का पावर नहीं है, ठीक है। वो बस केसेस को इन्वेस्टिगेट करके लोगों के सामने ला सकती है, ठीक है, और रिकमेंडेशन दे सकती है पर खुद पनिशमेंट नहीं दे सकती है। इट कैन मियरली मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट्स टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द इंक्वायरी दैट इट कंडक्ट्स। मतलब कि आपका बस नाम है कि एनएचआरसी आपकी इन्वेस्टिगेशन बिठा सकती है, कोर्ट तक इन्फॉर्मेशन ला के दे सकती है, एविडेंसेस ला के दे सकती है, लेकिन खुद पनिशमेंट नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये हमने समझा जुडिशरी का क्या रोल है राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और बाकी और क्या इंस्टीट्यूशन है राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है।